कि जिस तरह से साउथ के राज्यों में एक चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक 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 प्रदेश था कर्नाटक, ठीक है? वहाँ वो मजबूत थी और वो बारी-बारी सरकारें भी बनी और इस बार जिस तरह से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो मुँह की खानी पड़ी है। उसके बाद अब तेलंगाना में भी जहाँ दिखता है साफ कि भाजपा कहीं भी जो है वो उस लड़ाई में है नहीं। हाँ, ये बात और है कि प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं। रोड शो में महिलाएँ और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक दृश्य खड़ा किया जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री जी की जो आभा और ऑरा है वो बहुत ही अद्भुत है और लोग खींचे चले आते हैं और भाजपा को ही यहाँ पे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के अंदर वैचारिक रूप से पिछड़ी हुई नजर आती है और कांग्रेस का एक नेचुरल अपील हमेशा से दक्षिण में देखा गया है। अगर आप इमरजेंसी के बाद भी आप देखें 75 से 77 के बाद जब इंदिरा गांधी नॉर्दर्न स्टेट में संजय गांधी भी सब हार गए थे, तो दक्षिण के राज्य से 156 सीटें वो प्राप्त करके लाए थे। उसके बाद सोनिया गांधी का भी दक्षिण के राज्य से प्रतिनिधित्व रहा है। इंदिरा गांधी भी दक्षिण के राज्य से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है। मौजूदा समय में राहुल गांधी खुद दक्षिण के राज्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार और भी गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आज से हम एक और भी शुरू कर रहे हैं एक वीकली हमारा एक ये कार्यक्रम रहेगा। हर बुधवार को आपको ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि देश के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्रतिष्ठित एक पत्रकार हैं हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में वो शिरकत करते रहते हैं, बिलाल सब्ज़वारी साहब। तो वो और हम जो है मिलके मतलब मैं उनसे कुछ सवाल पूछूँगा और वो बात बताएँगे। उनके साथ का ये संवाद रहेगा बिलाल सब्ज़वारी साहब के साथ का। तो इसका आगाज़ जो है आज बुधवार है तो आज से कर रहे हैं। ये पहले मैं आपको बता दूँ। तो और बहुत अच्छे और बहुत ही राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो बारीक अवलोकन रहता है उनका। तो ये एक जो है श्रेणी शुरू होगी, हर बुधवार को हम मिल के बात करेंगे, आप तक पहुँचेंगे कुछ और आप कुछ बातों को आप तक पहुँचाएँगे भी, ठीक है? तो मैं उनका जोड़ लेता हूँ, स्वागत कर लेता हूँ। बिलाल भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया मनोज जी। और ये मैंने दर्शकों को बताया कि भई अब हर हफ्ते एक बार तो हम बिलाल भाई से बात करेंगे और जी, वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को क्योंकि संसद का जो एक प्रक्रिया होता है, हर एक राज्य में विधानसभा होती है, देश में संसद होती है। उसका बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है लंबे अरसे से वो रिपोर्टिंग की है उन्होंने। तो दिल्ली में अगर आप बेस्ड हो और ये करने का मौका मिले और आप निष्पक्ष होके अच्छी तरह से चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करते हो, तो फिर इसका उस जानकारी का फिर जो है मज़ा भी कुछ और होता है। तो बिलाल भाई आज मुझे आपसे ये बात करनी है उसमें देखिए, अब 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव होना है, बाकी सब जगह हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से मेरा जो मुख्य मुद्दा है आज के कार्यक्रम का वो ये है आपसे बात करने का, कि जिस तरह से साउथ के राज्यों में एक चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक 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 प्रदेश था कर्नाटक, ठीक है? कि वहाँ वो मजबूत थी और वो बारी-बारी सरकारें भी बनी और इस बार जिस तरह से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो मुँह की खानी पड़ी है। उसके बाद अब तेलंगाना में भी जहाँ दिखता है साफ कि भाजपा कहीं भी जो है वो उस लड़ाई में है नहीं। हाँ, ये बात और है कि प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं। रोड शो में महिलाएँ और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक दृश्य खड़ा किया जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री जी की जो आभा और ऑरा है वो बहुत ही अद्भुत है और लोग खींचे चले आते हैं और भाजपा को ही यहाँ पे सरकार बनाने का मौका मिलेगा और घोषणा भी की जाती है कि सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालाँकि राहुल गांधी समेत और लोग जो है इसकी बहुत उन्होंने मज़ाक भी बना के रखा है कि आप 2% वोट तो लाके दिखाइए। तो सवाल ये है कि आपकी नज़र में पहला सवाल ये है कि आपकी नज़र में क्या अब साउथ में से भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शून्य हो चुकी है? या आपको लगता है कोई उम्मीद बाकी है उनके लिए भी? देखिए मयूर जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता है इस सवाल की। दरअसल कर्नाटक हारने के बाद जो एक महत्वपूर्ण स्टेट है दक्षिण राज्य में और जहाँ से
भारतीय जनता पार्टी अ, को एक मजबूत पकड़ मिलती थी और दक्षिण के राज्यों में उसका एक वर्चस्व स्थापित होना शुरू हो गया था। वहाँ से लोकसभा की 28 सीटें भी आती हैं और जिस तरह से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक एक बड़े बहुमत के साथ परास्त किया है। ये दक्षिण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही साथ अब जो मौजूदा तेलंगाना का चुनाव है, वहाँ पे भी लोकसभा की 17 सीटें आती हैं और वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सीन से बाहर हो गई है। तो ये दक्षिण के राज्यों में, ख़ास तौर से दक्षिण के अंदर महत्वपूर्ण अगर राज्य देखे जाएँ तो उसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। तो केरल के अंदर लगभग 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, अ, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तो कुल मिला के इनका टोटल 129 सीटें बैठता है, जिसमें से अगर आप कर्नाटक और आंध्र, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ थी, इन दोनों सीटों की, राज्यों की लोकसभा सीट मिला दें, तो ये 45 सीटें लगभग बैठती हैं। तो सीधे-सीधे रूप से अगर आप देखें, तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में कमज़ोर हुई थी और उसके बाद वो उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद आंध्र से बैकअप करे, लेकिन आंध्र में भी वो पूरी तरह एक साइडलाइन होती नज़र आ रही है। लोगों का अनुमान ये है कि वो तीसरे-चौथे नंबर पर खिसक गई है पार्टी और जो उसका स्पेस था, वो सारा कांग्रेस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस दृष्टिकोण से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव जो बहुत करीब है, वहाँ से दक्षिण के राज्यों से किस तरह से कमबैक करेगी। क्योंकि उसके दोनों मजबूत किले, खास तौर से कर्नाटक और उसके बाद आंध्र, तेलंगाना, दोनों जगह वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पार्टी हो गई है और दक्षिण के राज्यों में अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के माध्यम से वो थोड़ा बहुत सपोर्ट प्राप्त कर सकती है। वहाँ पे 2 क्षेत्रीय दल हैं, डीएमके और एआईडीएमके। तो डीएमके जो एक नेचुरल अलाई रहा है कांग्रेस पार्टी का, और एआईडीएमके संभावित अलाई हो सकता है। लेकिन एआईडीएमके का जो तमिलनाडु का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व से अभी तक ट्यून्ड नहीं हो पाया है। वहीं आप अगर आंध्र की बात करें, आंध्र से 25 सीटें आती हैं, वहाँ जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू 2 बहुत महत्वपूर्ण पार्टीज़ मानी जाती हैं और 2 बहुत महत्वपूर्ण चेहरे होते हैं। इन दोनों में से भारतीय जनता पार्टी किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये दोनों पार्टियाँ मौजूदा परिस्थितियों में माइनॉरिटी सपोर्टेड पार्टियाँ हैं और जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में जो भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो जनता दल सेकुलर की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के चक्कर में आइसोलेट हुआ। इसी तरह तेलंगाना में बीआरएस भी इसी परसेप्शन में लिपट गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैंड इन ग्लव्स है। तो इन इन दोनों पर भी जगन मोहन रेड्डी और कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू पर भी इस राजनीति का दबाव रहेगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका माइनॉरिटी वोट बैंक खिसक सकता है। तो ये प्रेशर भी रहेगा। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं और केरल में तो कांग्रेस एंड वाम दल एक दूसरे के साथ हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण राज्यों में मेरे को एक बहुत कठिनाई नजर आती है और ये कठिनाई खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद खड़ी की है। जिस तरह से वहाँ के क्षेत्रीय नेतृत्व को समाप्त किया है, कर्नाटक के अंदर आप देखें, और तेलंगाना में कोई महत्वपूर्ण फेस नहीं दे पाई। तो ये इसको एक महत्वपूर्ण कारण देख रहा हूँ। पर बिलाल भाई, सिर्फ क्षेत्रीय नेतृत्व को खत्म करना ही तो है इनकी इस दुर्गति का कारण नहीं हो सकता है। और तो कुछ और जो आप होगा जो आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ यही कारण है। बीजेपी जो है अब क्षेत्रीय ऑलमोस्ट सब नेतृत्व को खत्म करना कुछ कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल दक्षिण की राजनीति के अंदर अगर आप वैचारिक दृष्टिकोण से आप देखें, तो दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो एक धार्मिक दृष्टिकोण रखती है, उसको कभी भी पसंद नहीं किया गया। दक्षिण के जी। अंदर हमेशा से हिंदूवादी पार्टियां या धार्मिक पार्टियां
या सनातनी पार्टियां या वर्ण व्यवस्था मनुवादी वाली पार्टियों को विरोध रहा है। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। फॉर एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम तमिलनाडु में देख सकते हैं कि वहाँ पेरियार जो एक बहुत बड़े आइडियोलॉग होते थे, उन्होंने इस तरह की धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई है। वहाँ की जो राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, वंचितों की राजनीति है, और हिंदी भाषा का भी वहाँ पर विरोध रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के अंदर वैचारिक रूप से पिछड़ी हुई नजर आती है। और कांग्रेस का एक नेचुरल अपील हमेशा से दक्षिण में देखा गया है। अगर आप इमरजेंसी के बाद भी आप देखें, 75 से 77 के बाद जब इंदिरा गांधी नॉर्दर्न स्टेट में, संजय गांधी भी सब हार गए थे, तो दक्षिण के राज्य से 156 सीटें वो प्राप्त करके लाए थे। उसके बाद सोनिया गांधी का भी दक्षिण के राज्य से प्रतिनिधित्व रहा है। इंदिरा गांधी भी दक्षिण के राज्य से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है। मौजूदा समय में राहुल गांधी खुद दक्षिण के राज्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यूपीए फर्स्ट और यूपीए टू में भी दक्षिण में का जो आंध्रा, खासतौर से जगन रेड्डी वाला जो स्टेट है, उससे भी बहुत बड़ा समर्थन यूपीए फर्स्ट और यूपीए टू में रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को हमेशा से सत्ता में वापसी का मौका मिला है। और इस बार भी मैं ऐसे ही प्रोस्पेक्ट्स देखता हूँ। ज्यों ज्यों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में कमजोर होगी, कांग्रेस पार्टी का वैचारिक रूप से उतना ही अपील बढ़ जाएगा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, मैं मतलब बड़ा क्यूरियस हूँ इस सवाल को लेकर। देखिए, जहां जब तक आस्था, धर्म, श्रद्धा इस सब की बात करें, तो वो मैं और आप सब इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में ये तो प्रचंड है। मंदिरों की संख्या, मंदिरों का रखरखाव से लेके धार्मिक परंपराओं में दृढ़ मान्यताएं, ये सब तो बहुत ही अद्भुत है, दक्षिण में भी है। फिर ये भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्यों अपनी अपील खड़ी करने में नाकामयाब रही? दरअसल इसमें इसके पीछे एक भाषा का टकराव भी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही अगर आप देखें तो करुणानिधि एक ऐसे नेता थे तमिलनाडु के, जिन्होंने हिंदी भाषा के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था। और तब से ही दक्षिण के अंदर हिंदी विरोधी भाव पैदा हुआ, और हिंदी भाषी पार्टियों का एक विरोध वैचारिक रूप से राजनीति के अंदर एक सम्मिलित हुआ, और उसके मिश्रण से दक्षिण के क्षेत्रीय दलों को एक ताकत मिलती रही। कांग्रेस दरअसल एक लिबरल पार्टी रही है। टू जिसे बोलते हैं दो भाषीय फार्मूला उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और उस विषय को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो उस समय चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, या पूरब हो, या पश्चिम है, सभी विचारधारा के बड़े-बड़े नेता इस पार्टी में सम्मिलित थे। और कांग्रेस का हमेशा से एक पैन इंडिया परफॉर्मेंस रही है। रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक से उपजी हुई पार्टी है। या तो वो केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के विरोध से उपजी है, वो या धार्मिक दृष्टिकोण के कारण उपजी है। और उस धार्मिक दृष्टिकोण में भी जिस तरह से वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो दक्षिण के राज्यों को पसंद नहीं आती है। खास तौर से यही वजह है कि वहाँ का अल्पसंख्यक उनको एक नेचुरल अपील उनके साथ नहीं रखता है। क्योंकि दक्षिण के जो माइनॉरिटीज के दो बड़े आइकॉन है, टीपू सुल्तान और हिजाब वाला जो मैटर था, ये उसी समय ज्यादा उठे जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। इसीलिए अल्पसंख्यकों का भी इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो थोड़ा बहुत झुकाव था, अब वो भी समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल पूछना आपको इस कार्यक्रम के अंत से पहले, मुझे एक इस चीज समझनी है आपसे। आप कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को और सभी दलों को भी बारीक अवलोकन करते हैं, देखते रहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ऐसा क्या विशेष नजर आया जो कुछ हो सकता है कि एक यूएसपी हो जाए, या तो ऐसी कोई बात जिसे हम नवनीत कहते हैं ना, मक्खन, वो कांग्रेस के लिए कोई एक ऐसे मक्खन जैसी कोई चीज निकल के आई हो दोहन के बाद इस पूरे चुनाव में, ऐसी कोई चीज देख रहे हैं क्या आप जो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी देखिए निकली हो? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है मयूर साहब। और ये एक रणनीति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए इस सवाल को। दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहे इन चुनाव को लड़ने के, वो
एक तो राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है, एक सामाजिक दृष्टिकोण रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उसने महंगाई के मुद्दे उठाए, उसने सोशल वेलफेयर स्कीम्स लोगों को देने की बात की। और अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें और रणनीतिक रूप से जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वो दरअसल संयुक्त फेसेस के माध्यम से लड़ा, डबल फेसेस के माध्यम से लड़ा। ये वही रणनीति थी जो कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनाई अपनाई थी। डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया के संयुक्त फेस से जो चुनाव कर्नाटक में जीता था, उसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में उसी रणनीति को अपनाया। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दो महत्वपूर्ण चेहरे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो महत्वपूर्ण चेहरे थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता थे हैं, और कमलनाथ, ये दो महत्वपूर्ण चेहरे थे। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमा, ये दो महत्वपूर्ण चेहरे थे। तो कांग्रेस ने इन पांचों चुनावों को डबल फेसेस के माध्यम से, दुगनी शक्ति के माध्यम से, या कहिए कि संयुक्त फेसेस के माध्यम से जो लड़ने की कोशिश की है। इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन भी है, इसमें क्षेत्रीय वोट बैंक को साधने की रणनीति भी है, और इसमें यूनिटी भी और एकजुटता भी नजर आती है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड वैल्यू को जो ध्वस्त किया है, इसमें राहुल का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस यूनाइटेड फॉर्म में लड़ी है, एंटी इनकम्बेंसी को उसे अपने पोल पे कैपिटलाइज किया है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने इस पूरी रणनीति को एक आइसिंग की तरह हेल्प किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका बिलाल भाई, वक्त निकाला आपने। और ये बिजली चली गई है, शायद ये अभी कुछ देर में वाईफाई में चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं, पर ठीक है, ये हमारे यहाँ होता रहता है। तो आपने बहुत अच्छी कुछ बातें रखी, और कांग्रेस का जो आपने आकलन किया और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आपने बताया कि दक्षिण के राज्यों में ये स्थिति जो है वो क्यों बनी है, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बड़ी एक अच्छी जानकारी होगी। क्योंकि देखिए ये जो हमारा जो हम लोग ये यूट्यूब पे शो करते हैं, वो सिर्फ वही नहीं होता है कि हम कुछ जो है आपको ऐसी जानकारी देना ही मतलब वो रखें कि जिसमें आपको एक्साइटमेंट आ जाए, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो बड़ी जमीन पर जो जुड़ी हुई होती है जमीन से, उसको आप तक पहुंचाना, चाहे वो हो सकता है इतनी आपको रोमांचक ना लगे, लेकिन जानकारी के तौर पर बड़ी अच्छी होती है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी बिलाल भाई ने जो है आप तक पहुंचाई है। बिलाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जो है हर बुधवार को हम आपके शुक्रिया। साथ बात करते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। तो शुक्रिया मयूर भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बिलाल भाई थे हमारे, बिलाल सब्जवारी साहब। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात उन्होंने बिल्कुल एक जिसे इसे आकलन कहते हैं, देखिए ये जो आपने सुना वो प्रॉपर आकलन था। तो आकलन आपको अच्छा लगा होगा, आपको आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी, ये मान के चलता हूं मैं। और इसी तरह हम हर बुधवार को बात करते रहेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, ये उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है। और ये जो अभी बातचीत हुई वो आपको कैसी लगी, वो जो है आप हमको जरूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी सही लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है फॉर पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।